जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हम आपातकाल की चर्चा कर रहे थे, जिसको मैं राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, जिसे राजकीय आपात या संवैधानिक विफल के नाम से भी जानते हैं, और वित्तीय आपात की बात किए थे। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है, और जिस राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात या संवैधानिक विफल की चर्चा यह अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात जब किसी भी स्थिति में या कोई भारत के कुछ क्षेत्र में जब लगता है, तो वह वित्तीय आपात में ये होता है कि सिर्फ राष्ट्रपति को पेमेंट को छोड़कर किसी भी अधिकारी को पेमेंट काट लिया जा सकता है। यह वित्तीय आपात में कहा गया है। अब हम बात करते हैं भाग 19 की। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से लेकर 370 तक है। इसका नाम है परकीर्न, जिसको मिसलेशियन कहते हैं, और इसका मतलब एक और मान लीजिए, मुख्य रूप से किस विशेष छूट की बात करता है। विशेष छूट की बात है कि जब भारत आजाद हुआ था, उस समय सरदार पटेल का काम था कि सभी को मिलाकर 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक देश का निर्माण करना था, जिस कारण से कुछ वहां पे नौटंकी कर रहे थे राजा महाराजा। इससे पहले वीडियो हम आपको बताए थे, जूनागढ़ के राजा नौटंकी कर रहे थे, हैदराबाद के कर रहे थे, और उधर जम्मू कश्मीर को भी विशेष छूट दिया गया था 370 के अनुसार। वर्तमान में 370 हट गया है, लेकिन वह अनुच्छेद है, लेकिन 370 का जो प्रावधान जोड़ा गया था वह जम्मू कश्मीर के लिए वह हट गया है। आज यह अनुच्छेद में उन्हीं को कुछ राजा जो थे, जो प्रेम से माने थे, उनको सरदार पटेल ने कुछ विशेष छूट दिया था, जिस कारण से वह भारत में रहने के लिए इच्छुक हो गए थे। इसके में कोई भी, जब आप उस राज्य या अपने घर का मालिक है, जब वह आपको घर जाने वाला हो तो दुख तो होता ही है। तो राजाओं को लगा कि जब हम देश बनाएंगे, सारा संपत्ति हमसे सरकार लेगा, तो हम तो आम आदमी बन जाएंगे। लेकिन सरदार पटेल को यह काम था, उन्हें मिलाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको भी जिस तरह से राष्ट्रपति को छूट देंगे, उसी तरह से आपको भी छूट दिया जाएगा। आप भी इस देश में रहिएगा, आप भी शासन कीजिएगा। फिर जैसे जैसे भारत का विकास होने लगा, वैसे वैसे इनका प्रावधान भी हटते गया। अब हम उन्हीं को विशेष छूट की बात दिया गया है, और कुछ संधि है, वही का चर्चा हम भाग 19 में करेंगे। इसी में अनुच्छेद 361 में कहा गया है, 361 में राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति और किसी भी देश का राष्ट्र शासन या राजदूत का विशेष छूट की बात है। विशेष छूट की किया गया है। अब हम बात करते हैं, इसमें विशेष छूट क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 का प्रयोग कर इन्हें क्षमादान, सारा अपने केस को माफ कर लेंगे। और वही राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अनुसार वही क्षमादान शक्ति प्रयोग कर अपने सजा को माफ कर लेंगे। इसलिए इन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षण की बात किया गया है। और किसी भी देश का राष्ट्र शासन या राजदूत, जो राजदूत वह होता है कि वह दूसरे देश के रह के हमारे देश में रहते हैं और अपने
बारे में वहां पे देखते हैं, उस देश के लिए संधि का जरूरी है कि हमारा राजदूत रह रहा है तो उनको ठीक से कार्रवाई किया जाता है कि नहीं, वह मेहमान के रूप में रहते हैं। इस प्रकार इससे पता चलता है कि उस देश से हमारा बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि बढ़िया होना चाहिए। वह देश में वह प्रति बताता है कि भारत में वह किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका कल्चर है, वहाँ दंगा तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए राजदूत वहां पे आते हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है जिसके तहत दूसरे देश के भी राष्ट्र शासन हमारे देश में आते हैं, जिसके तहत हम उन्हें भी छूट देते हैं। इसी प्रकार एक वियना संधि हुआ था 5 सितंबर सन 1814 को, और यह संधि चला था 6 जून 1815 तक। यह ऑस्ट्रिया का वियना शहर में हुआ था, जिसके तहत यह कहा गया था कि राष्ट्राध्यक्ष और राजदूत को न्यायालय द्वारा संरक्षित रखा जाएगा, इस पर फौजदारी मुकदमा नहीं किया जाएगा और यह इन पर कोई भी कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। जो भी होगा तो उस देश के आप राष्ट्रपति, जो भी उस देश का राष्ट्रपति है, उनको आप बोल सकते हैं, अब राजदूत को नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार एक बार घटना हो गया था केरल भारत में ही, या इटली के नौसेना जो आए थे वह भारत के मछुआरों को केरल तट पर गोली मारकर 2 मछुआरों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने, नौसेना लोग ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें धर लिया। उस पर राजदूत इटली के आए और बोले कि इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, इनको यहाँ पर हम बेल दिलाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत भारी गलती की है कि वह दोनों मछुआरों को छोड़ दिए और वह राजदूत की बात पर, या यह तो यहाँ है ही है भारत में राजदूत के रूप में। जब वह दोनों राजदूत चल गए, जब उनका तारीख चालू हुआ तो वह दोनों मछुआरे वहां का नौसेना जो था वह आने के लिए इनकार कर दिया। तब राजदूत को बुलाया गया। तब राजदूत ने कहा कि हमारा वियना संधि के अनुसार आप हमको नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप हम पर भेदभाव कर रहे हैं, वह तो आने के लिए तैयार नहीं है। और इटली वाले का नौसेना का कहना था कि उन लोग सही थे, उन पर लगा कि कोई समुद्री लुटेरा आ रहा है, हम अपने बचाव के चक्कर में उन पर गोली चलाए हैं। इसमें क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे भारत इस प्रकार है, प्रायद्वीपीय है, तो जिस कारण से क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा जो 1982 पर आधारित है, और इसको भारत ने सन 1995 में अपनाया। यह समुद्री सीमा को कब अपनाया? 1995 में। और संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा का संधि कब हुआ था? सन 1982 में। और भारत ने यह जो समुद्री तो किसी को भी हो सकता है, देश के आगे उसका होता है, लेकिन इसमें कुछ परिसीमन लागू हुआ है। कोई भी देश अपने ऊबड़ खाबड़ जो बाउंड्री है उसको समतल एक रेखा खींचे, उस रेखा को आधार रेखा कहा जाएगा, आधार रेखा। उसके बाद आधार रेखा से 12 नॉटिकल जो भी कार्रवाई होगा, 12 नॉटिकल, यह तो भूमि हो गया भारत का भूमि, ये तो आंतरिक जल हो गया, आंतरिक जल, इस पर पूरा स्वायत्ता इनको रहा अपना ही देश का। और यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल जो हुआ, जो इस 12 नॉटिकल के अंदर जो भी विवाद या घटना कोई भी कांड होगा तो उस देश का कानून लगेगा। किस देश का 12 नॉटिकल क्यों लगेगा? तो भारत का कानून लगेगा, भारत का कानून। लेकिन आधार रेखा से 24 नॉटिकल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल जब होता है तो इस पर क्या होता है, इस पर सीमा शुल्क लेना उस देश चालू कर देता है। जब आप 24 नॉटिकल के अंदर जब अपना लेके आइएगा, जैसे अब पुष्पा 2 में दिखाया गया था, जब पुष्पा लेके शिप जाता है लकड़ियों के साथ, तो वहां पे श्रीलंका की तरफ से गोलीबारी होता है, क्योंकि यह परिसीमन लागू हुआ कि आप इतनी नॉटिकल के अंदर आप नहीं जाइएगा। अब जाइएगा हथियार लेकर तो आपको उधर से भी विरोध में गोली मिल सकता है। इसी प्रकार 24 नॉटिकल के बाद अब भारत के अंदर जैसा ही कोई एंट्री मारेगा तो इस पर गोलीबारी चालू। अगर
ठीक ठाक या कोई जहाज दुर्घटना हो रहा चाहे डूब रहा तो उसको बचाने के लिए ला सकते हैं। लेकिन 24 नॉटिकल के अंदर जो भी घटना होगा तो यह उस देश का कानून नहीं लगेगा। किस देश का कानून लगा? यह अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चल जाएगा, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चल जाता है। और इसका विवाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में हो रहा है कि नहीं। उन लोग इटली वाले नौसेना का कहना है कि हमको 24 नॉटिकल के में थे तब गोलीबारी हुआ है, वहां तो थोड़ी वह नापा जाता है कि इस तरह से। लेकिन उन लोगों ने कहा कि 24 नॉटिकल के अंदर हम लोग गोलीबारी किए हैं, 12 नॉटिकल में नहीं किए हैं, नहीं तो भारत का कानून लगता। लेकिन उन लोग के इटली के मछुआरों का कहना है कि 24 नॉटिकल के अंदर हम लोग के साथ विवाद हुआ, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भेजना पड़ा, जिस कारण अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने भारत को डिग्री दे दिया है। अब हम बात करते हैं आधार रेखा से 200 नॉटिकल जो होता है यह इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इकोनॉमिक जोन, जो भी समुद्र के अंदर खनिज है वह देश का होगा। जो भी भारत देश यहाँ पे है 12 नॉटिकल तो उस देश का कानून होगा। अगर 24 नॉटिकल के अंदर आएगा तो यहाँ का कानून नहीं, अंतरराष्ट्रीय। जैसे ही 12 नॉटिकल में वह प्रवेश करता है तो उस देश में वीजा पासपोर्ट है तब आप भारत में एंट्री मार सकते हैं, अन्यथा नहीं मार सकते हैं। लेकिन 24 नॉटिकल में है कि अगर कोई विवाद होगा तो यह खिलाफ कहाँ जाएगा? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाएगी। लेकिन 200 नॉटिकल में क्या होता है कि जो भी समुद्र के अंदर खनिज हो या मछली मत्स्य पालन हो, यह सारा अधिकार उस देश का होगा। यही यदि कोई, अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे तो श्रीलंका है, तो लोग आपसी समझौता कर लेते हैं कि हाँ आप मेरा क्षेत्र यहाँ तक है और आपका क्षेत्र यहाँ तक है। कभी डच मछुआरे भारत वाले पकड़ लेते हैं, कभी श्रीलंका वाले भारत को पकड़ लेते हैं, आपसी समझौता द्वारा छोड़ दिया जाए। तो वह तो देश के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना जैसा थोड़ी है कि हमारा सारा चीन सागर है तो पूरा मेरा ही है, ऐसा थोड़ी है। जो भारत बहुत दयालु धर्म देश है, यह एक दूसरे को सोचता है, अपने स्वार्थ में दूसरों को हानि नहीं करता है। जिस प्रकार इसे परिसीमन लागू किया गया था, यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा निर्धारित किया गया था जिसको अब बताते हैं कि नॉटिकल क्या होता है। एक नॉटिकल बराबर होता है, यह ज्योग्राफी का क्लास में बताया जाएगा आपको क्लियर, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि एक नॉटिकल बराबर होता है 1.85 यानी 2 किलोमीटर के लगभग में होता है, 2 किलोमीटर के कम में होता है। इसलिए एक नॉटिकल बराबर होता है 1.85। इसीलिए एक नॉटिकल, यहाँ तो 12 नॉटिकल की बात किया जाता है यानी 24 किलोमीटर, और फिर उसका 24 नॉटिकल होता है तो 48 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर होता है तो समझ 400 किलोमीटर यह क्षेत्र में आते हैं। यह वियना संधि द्वारा इनको न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 362 की। अनुच्छेद 362 में कहा गया है कि भारतीय राजाओं को इन्हें भी न्यायालय द्वारा संरक्षित रखा जाएगा। इन्हें भी, भारतीय राजाओं को भी न्यायालय द्वारा संरक्षित रखा जाएगा। इस पर भारत के राजाओं ने, जैसे चित्तौड़गढ़ के जो हो गए, ये सब राजे महाराजों में ही आते हैं, वहां का भी महल है, इन लोग को कुछ छोड़ दिया गया था। इन लोग भारत में अपना विलय किए, नहीं तो वह अपना ही शासन रखना चाहते थे। जिसके वो भी सोचे कि बात तो सही, जब अंग्रेज भाग गया तो हम किस खिला मुंडे हैं, तो इसलिए अपने ही से सरेंडर करते हैं, कुछ जो अधिकार मिल रहा है उसे प्राप्त कर ले। इसलिए राजाओं द्वारा अब कहते कहते राजाओं का जो शक्तियां हैं इसे समाप्त ही कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 363। इसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि
और राजाओं की संधि। अंतरराष्ट्रीय संधि हम किसी देश से करके आते हैं या राजाओं से, जो भारत में रहने वाले राजा उनसे हम जो संधि किए हैं, उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करे। हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि हम जो भी विदेश से जो संधि कर ली है उस पर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करती है, तो यह तो देश के हित में गलत होगा। जो हम राजाओं से संधि किए हैं कि आपका महल को सुरक्षित रखा जाएगा, आपका पर्दा को अच्छा से देखा जाएगा, जो कि आपका पर्दा वह मेरा पर्दा, अगर उन्हें कष्ट होगा तो इस पर तो राजा, और यदि कोई राजाओं को पर्दा कोई दंड करते हैं तो उनका प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इन्हें राजाओं के बीच से संधि जो हम किए कि आपका महल आपका ही रहेगा, आपका जो खेत है वो आपका ही रहेगा, तो उस पर न्यायालय कहेगा कि नहीं, ये तो अब जमींदार उन्मूलन खत्म हो गया है, इनका इतना जमीन कैसे रहेगा। इसीलिए राजाओं द्वारा संधि किया गया था, और अंतरराष्ट्रीय संधि में हस्तक्षेप न्यायालय भी नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 364। इसमें बात किया गया है बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह और वायुपतन। वायुपतन इसमें कहा गया है वायुपतन, इसमें कहा गया है कि ये जो बंदरगाह और भारत के जो वायुपतन है, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, यानी कोई राज्य का इस पर अधिकार नहीं होगा या कोई प्राइवेट नहीं होगा। इस पर क्या होगा, जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो भी नियम कानून बनाया गया था उसी ढंग से बनाया गया कि बड़े बंदरगाह का जो भी नियम कानून रहेगा, जो भी वायुपतन पर नियम कानून रहेगा, वह किनका रहेगा, वह केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा। यह इनके अंदर कुछ विभाग बना दिया गया था जिसे कहा जाता है पोर्ट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और वायुपतन को डीजीसीए के तहत कंट्रोल किया जाता है। यह केंद्र सरकार का ही एक विभाग है। बड़े बड़े बंदरगाह को कौन कंट्रोल करता है, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और वायुपतन को डीजीसीए करते हैं। अगर इन विभागों में आप कोई चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, इनका धारा अलग होगा, और जो हम लोग रहते हैं उनका धारा, जैसे भारत देश में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम लोग इन लोग की जगह पर छोड़ा कर हम दूसरा जगह चोरी करते हैं या हत्या करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस पर बीएनएस की धारा लगती है। लेकिन जब इस स्थान पर हम करेंगे तो इनका धारा एक अलग है, तो इन पर धारा डीजीसीए का लगेगा, डीजीसीए का, उसमें बीएनएस का धारा नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 हम पहले भी बता दिए थे। आपातकाल के समय 365 तब आता है जब केंद्र का दिशा निर्देश, केंद्र का दिशा निर्देश राज्य नहीं मानता है, तब यह आता है। जैसे केंद्र सरकार कह रहा है कि हम नोट चेंज करेंगे, लेकिन राज्य सरकार कहेगा नहीं, हम पुराने नोट चलाएंगे। इस पर क्या होता है कि आप केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे, तब उस पर राज्य सरकार का स्थिति खत्म हो जाता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति एक मनोनीत हर राज्य में करता है राज्यपाल, वही राज्यपाल के दिशा निर्देश पर वह राष्ट्रपति शासन लग जाता है कि हाँ, यह केंद्र सरकार जो है आपका बात नहीं मान रहा है, और केंद्र सरकार बोलता है कि यहाँ पे यह काम होना चाहिए, राज्य सरकार बोल रहा है कि नहीं, हम यह काम नहीं होने देंगे, तब उस पर वहां यह मान लिया जाता है कि राज्य सरकार मनमानी करने पर उतर गई है। उस पर क्या होता है, केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अब बात करते हैं 366 अनुच्छेद के। 366 अनुच्छेद में परिभाषा है। परिभाषा इसका है
कि एसी एसटी किसे कहते हैं, एसी किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, ये बात हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जैसे एसी कहा जाता है भारत के ही हिंदू लोग हैं जिन्हें छुआछूत के पर देखा जाता है, इन्हें एसी कहा जाता है। और एसटी किसे कहते हैं, एसटी उनको कहा जाता है कि जो भारत के ही मूल निवासी हैं लेकिन वह सामाजिक से जुटे हुए नहीं है। हम लोग सामाजिकता से जुटे हुए हैं लेकिन लोग सामाजिकता से नहीं हुए, जंगल चिड़ई उड़ई मार उड़ के जहां तहां प्रवासी के रूप में व्यतीत करते हैं, और जिससे हम जनजातीय लोग कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, यह आदिवासी लोग हो जाते हैं। उससे एसटी कहा जाता है। इनको सामाजिक, इन लोग पढ़ाई लिखाई से कोई माने मतलब नहीं है, वह अपने मतलबी में रहते हैं। इन्हें आदिवासी अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। यह आदिवासी लोग आते हैं। उस एंग्लो इंडियन की बात किए थे, एंग्लो इंडियन इसे कहा जाता है। जब भारत हमारा गुलाम था उस समय जब अंग्रेज आए थे और यहीं की महिला से शादी कर लिए थे, उनको से जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हीं को, जब बच्चे जो पैदा हुए और जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड वाले तो लोग चले गए लेकिन बीवी वाले बच्चों को यहीं छोड़ दिए। उन्हीं को जो पैदा हुए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें उधार की चर्चा। यदि आप किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं तो उसको देने के लिए अपवाद नहीं है, यह परिभाषित करता है। और यदि आप किसी से ऋण लिए हैं, लोन लिए हैं, उसको चुकाना आपका कर्तव्य है। इस बात को इसमें परिभाषा किया गया है। और हम बात करते हैं शुल्क क्या होता है। शुल्क इसे कहा जाता है कि हम किसी चीज के बदले, जैसे हम नाम लिखाने जाते हैं तो उसमें नाम फीस लगता है जिसे शुल्क कहा जाता है। किसी कार्ड के बदले जो हम पैसा देते हैं उसी को शुल्क कहा जाता है। उसमें हमको सामान नहीं मिलता है, लेकिन डॉक्टर के इलाज कराने जाइएगा तो उनका अलग ही शुल्क होगा, 500 1000। उसी प्रकार उनका शुल्क होता है कि आपका इतना लगेगा, बाकी दवाई वगैरह वगैरह का अलग लगता है। शुल्क इस सिस्टम पर होता है। और उसके बाद आता है कर। कर का मतलब होता है टैक्स।